कैसा शपथ पत्र लगाना है, कितने सेट तैयार करने हैं, किस प्रकार से तैयार करने हैं, मेरे ये मिस्टेक से आगे कैसे होगा, मुझे स्लॉट आवंटन कैसे होगा, मैं स्लॉट की चेकिंग कैसे करूंगा, अपलोड से लेकर वेरिफिकेशन तक जितनी भी छोटी छोटी बातें जो आपके दिमाग में अभी आपको पैनिक दे रही है, उन सभी बातों का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। क्योंकि रेड डॉक्यूमेंट संबंधी बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन लगातार मुझे टेलीग्राम यूट्यूब पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेरा जो रेड डॉक्यूमेंट संबंधी ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है। यहाँ पर जो मतलब आपकी भर्ती प्रक्रिया है, इसमें आपका डीवी की क्या प्रोसेस है, उस संबंधी में इसमें कंप्लीट सारी जानकारी मैं आपको मुहैया करवाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों, रेड डॉक्यूमेंट संबंधी आपने जो अपडेशन देखी उसमें आपको चेकलिस्ट मिल गई होगी। आपको चेकलिस्ट को कैसे भरना है वो मैं बताने वाला हूँ। आपके जो घोषणा पत्र हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। वहीं साथ ही डीओ ऑफिस के लिए क्या क्या आदेश जारी हुए, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग है उसकी प्रकृति किस प्रकार से रहेगी, उसके बारे में भी हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है, लेकिन पूरी जो बात है काम की बात बताने वाला हूँ सारी में, जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके। तो साथियों, यहाँ पर हम जो बात करते हैं कंप्लीटली जो शेड्यूलिंग की, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो आपके ऑनलाइन अपडेशन आपने डॉक्यूमेंट्स के शुरू हो चुके हैं और आपने कर भी दिए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो अभी 10 मार्च लास्ट डेट है। अपनी आईडी जनरेट करके सबसे पहले तो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट है वो उनको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड की जो साइज है वो भी बढ़ा दी गई, वो मैंने आपको कल टेलीग्राम चैनल पर अपडेशन दे दी थी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो वो आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो एक जो शेड्यूलिंग जो मतलब निर्धारित की गई निदेशालय की तरफ से, तो स्लॉट का जो आवंटन किया जाएगा साथियों 9 मार्च से 10 मार्च, 2 दिनों के बीच में आपको जो स्लॉट है वो आवंटित कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको फिजिकली ऑफलाइन जो दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच होगी वो 11 मार्च से 24 मार्च के बीच में आपको जिस भी डेट मिलेगी आपको उस अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। तो अब जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे स्लॉट का आवंटन कैसे होगा, हमको कैसे पता चलेगा कौन कौन सी डेट को हमारा आवंटन हो रहा है। तो साथियों, इसका सोल्यूशन यही है, आपकी जो मतलब आप जो मेन अपने जो आईडी लॉगिन करते हैं शाला दर्पण न्यू जो स्टाफ वाले जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर आप जैसे लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरी होम मिलेगी। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया वो यहाँ पर शो होगा। आपके डॉक्यूमेंट अपलोड अगर आपने यस कर रखे हैं तो आपके यहाँ पर यस शो हो जाएगा। और स्लॉट अलॉटेड बाय डीओ यहाँ पर जैसे 9 है, तो जैसे ही आपको स्लॉट अलॉट कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से, आपके जो डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से, तो फिर आपको यहाँ पर यस शो हो जाएगा और आप अपना जो स्लॉट है वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। यहाँ पर यस शो हो रहा है मतलब फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ऊपर जो 3 लाइनें होती है उस बार में आपको सिंपली टैप कर देना। जैसे ही आप 3 बार पर लाइन पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्लॉट डिटेल्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप कर देना है। स्लॉट डिटेल्स ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर मैसेज दिख जाएगा, प्रिय आवेदक, आपके दस्तावेज सत्यापन के लिए स्लॉट आवंटित नहीं किया गया, अभी स्लॉट नहीं मिला। जैसे ही स्लॉट मिलेगा तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो आपको दिन में एक आध बार या सुबह शाम आप जो भी है अपना स्लॉट की जो डेट है वो आप 9-10 मार्च को देखिएगा, तो यहाँ पर आपको स्लॉट की जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो आपका जो भी शॉर्ट लिस्टेड वाली कैंडिडेट की जो लिस्ट है उस डिस्ट्रिक्ट्स में आपको जाना होगा और आपके स्लॉट की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी का यही काम है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने अपलोड कर देने, जो भी स्टार लगे हों वो डॉक्यूमेंट क्लियर अपलोड करने, विथ सारी मार्कशीट के साथ अपलोड करने। और डॉक्यूमेंट अपलोड की साइज है वो 200 से 300 के भी बढ़ा दी गई है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी जितने ये व्यू वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक ओपन करके देख सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर दिख रहा है तो अच्छी बात है, क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप वापस री अपलोड भी कर सकते हैं। अब जो लिमिट है वो 300 के की बढ़ा दी गई है, तो इस अकॉर्डिंग ये जो नॉर्मल सी सारी बातें हैं वो सारी चल रही है। तो स्लॉट का चेकिंग का प्रोसेस आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं आपको वहां पर जो क्या क्या प्रोसेसिंग लेके जाना है और ऑफलाइन सत्यापन में आपको किस किस चीज़ों की देखने को मिलेगी। तो आपको सबसे पहले आपको जो एक फॉर्म मिल गया होगा 4 पेज का, मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड किया था और आप तक पहुंच गया होगा। तो इस चेकलिस्ट जो डॉक्यूमेंट्स है इसी के इर्द गिर्द आपकी सारी प्रक्रिया रहेगी। मैं 1 बाय 1 इश्यूज को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर चाहता हूँ, मेरी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये 22 पेज की जो पीडीएफ है ये सभी डीओज को जारी की गई है। डीओ ऑफिस में जो भी सत्यापन संबंधी काम होगा वो इसी पीडीएफ में जो नियमावली लिखी गई है उसी अकॉर्डिंग सारा काम होने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये 22 पेज की जो पीडीएफ है इसको अगर आप पूरा रीड कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। घोषणा पत्र से लेकर आपके बहुत से कंफ्यूजन से, पुलिस वेरिफिकेशन है, हेल्थ वाला सर्टिफिकेट, इतना नहीं वहाँ से पता नहीं कहाँ से लोग मतलब इतनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक्स बहुत हो जाते हैं। लेकिन इतना पैनिक्स होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो चीज़ें आपके पास मुहैया है उनको आप अच्छे से पढ़िए, सारे क्लियर हो जाएंगे। हिंदी भाषा में अच्छे से बातें लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेकलिस्ट में आपको जो डॉक्यूमेंट्स के सेट है वो कैसे तैयार करने और चेकलिस्ट को कैसे भरना है। तो दस्तावेज सत्यापन जिला और सूची क्रम संख्या आपने पीडीएफ में देख रखा है, उस अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। आपको जो भी जिला वहां लिखा हुआ आपकी नाम के पास में उस जिले को भर देना है नाम के सामने। और आपकी जो क्रम संख्या, जिस क्रम संख्या पर आपका नाम है लिस्ट में टीएसपी नॉन टीएसपी, तो क्रम संख्या को यहाँ पर लिख देना है। टीएसपी नॉन टीएसपी की सूचना है। आपका आवेदन क्रमांक जो आपने कर रखा है वो लिख देना है। आवेदन क्रमांक भी आपको अपने जो शॉर्ट लिस्टेड वाली कैंडिडेट की लिस्ट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, लिंग, यहाँ पर आपका पद कौन सा है, जो विशेष वाला
पंचायत विशेष, आपके आधार नंबर, आपके पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग श्रेणी और जमा आवेदन शुल्क की राशि, आपने जो मतलब फीस कितनी कटी है जब आपने फॉर्म भरा था, आपने जो काउंसलिंग वाला जो फॉर्म भरा था बीकानेर वाला, तो वहाँ आपकी कितनी फीस पे हुई थी वो आप अपने फॉर्म में देखकर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसका जो अगर आपकी फीस वहाँ पर कम कटी है तो फिर आपको पोस्टल ऑर्डर भी साथ में ले जाना है, वो मैं प्रक्रिया आगे क्लियर कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से इसको पूरा भर लेना है। फिर आप आ जाते हैं चेक लिस्ट में। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थी के उपयोगकर्ता केवल इन 2 कॉलम में ही आपको कैंडिडेट जो है उनको यहीं तक भरना है। सत्यापन दल के लिए ये जो है यहाँ पर जो सारी इंफॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापन दल भरेगा, पात्रता जाँच दल है वो यहाँ पर भरेगा। आपका काम केवल इतना ही है, अभी आपको केवल और केवल ये जो 2 कॉलम है इन्हीं को आपको सबमिट करना है और अपने साथ इसको लेकर जाना है। तो आपको जो ये 4 पेज की जो पीडीएफ है इसको आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीटली जो जैसे जैसे डिटेल लिखी हुई ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं और डॉक्यूमेंट्स आपको इसी क्रम में लगाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के क्रम में सबसे पहले बात करें, ऑनलाइन आवेदन की प्रति आपने जो फॉर्म भरा था काउंसलिंग वाला, सबसे पहले वो रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो संख्या है वो उनकी लिख देनी है, जैसे आप जितना भी है एक संख्या। और उसके बाद आप स्व प्रमाणित मतलब आपको उसकी जो फोटोकॉपी है उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होंगे, स्व प्रमाणित लिख सकते हैं या फिर सेल्फ अटेस्टेड लिख के आपके खुद के जो सिग्नेचर है वो आपको नीचे की तरफ कर देने हैं सभी फोटोकॉपीज में। ये बात मेंशन सारे डॉक्यूमेंट्स में लागू रहेगी। जो भी मतलब ओरिजिनल के अलावा जितनी भी फोटोकॉपीज है सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड आपको साथ में ले जानी है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति है वो लगानी है, उसके बाद आपके आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो लगेगी, उसके बाद आपकी 10 की जो मार्कशीट है वो लगेगी, उसके बाद फिर आपका 10 का जो सर्टिफिकेट है, अगर आपका एक ही मार्कशीट में है तो कोई इशू नहीं, अलग अलग है तो आपको मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो लगा देना है। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका 12th का मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है, अलग अलग है तो अलग अलग मिक्स में आप लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर जो अपनी संलग्न की संख्या है वो लिख देनी है और यहाँ पर आपको हाँ या ना में लिखना है। मतलब आपने अटेस्टेड किया तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप फोटोकॉपी लगाएंगे तो आपको यहाँ पर सिंपली हाँ लिख देना है और इसको लिख के साथ में आपको अटैच कर देना है। इस प्रकार से ये जितना जो क्रम लिखा हुआ है उसी क्रम में आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ जाएगी, 3 वर्षों की मार्कशीट आपको साथ में यहाँ पर लगानी है। उसके साथ ही आपको जो डिग्री है वो भी आपको यहाँ पर सबमिट साथ में करनी है और सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने भर रखी है ऑनलाइन जो काउंसलिंग फॉर्म भरा उस समय तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लगानी है, अगर आपने नहीं भर रखी तो नहीं लगानी। ग्रेजुएशन भी अगर आपने शो कर रखी है वहां पर तो आपको यहाँ पर लगानी होगी, नहीं कर रखी तो फिर आपको नहीं लगानी होगी। अध्यापक लेवल प्रथम वही आपके बीएसटीसी की मार्कशीट है, 2 वर्षों की मार्कशीट प्लस आपके जो डिप्लोमा आपको जो मिला हुआ है वो आपको यहाँ पर लगा देना है और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करना है। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष में जो है विशेष वाले जो है उनको जो है अपने मार्कशीट वगैरह सबमिट करनी है और जो मतलब सामान्य शिक्षक के लिए जिन्होंने आवेदन किया है उनके यहाँ पर लागू नहीं लिखा हुआ जाएगा। मतलब आपको कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, या तो आपके लिए लागू नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लियर कट लिख देना है लागू नहीं, और अगर आप मान लो यहाँ पर लिख रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मेंशन कर देनी है कि आपने स्व प्रमाणित किया हाँ या ना, तो वो डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद अगर आरसीआई अगर आपने विशेष जो बीएसटीसी होती है वो कर रखी है तो आरसीआई का पंजीकरण प्रमाण पत्र वो आपको लगाना होगा। उसके बाद आपका रेट वाला सर्टिफिकेट लग जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र की जो प्रमाणित प्रति है वो आपको लगानी है। उसके बाद आपको यहाँ जो टीएसपी कैंडिडेट्स हैं उनको अपना विशेष मूल निवास लगाना है। ईडब्ल्यूएस वालों को लगाना है, यहाँ पर अलग से कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए केवल ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वही लगेगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। जो भी ओबीसी एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो जितना भी जो भी इसमें मतलब जो क्रम वाइज जैसे जो क्रम लिखा हुआ उसी डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे क्रम लगाने हैं। संतान संबंधी घोषणा पत्र, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी जो स्व घोषणा पत्र जो प्रारूप जो दिया हुआ है विभाग की तरफ से उसी प्रारूप को सिंपल आपको A4 साइज पेपर पर प्रिंट करके और आपको साथ में ले जाना है। आपको कहीं स्टाम्प नहीं करना, कहीं कुछ नोटरी करवाने की आवश्यकता नहीं है। भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो भी चीजें आपको लागू है वो आपको यहाँ पर भेल कर देनी है, हाँ लिखकर उसको अटैच करना है। जो लागू नहीं आपको यहाँ पर सिंपल लागू नहीं लिख देना। जैसे भूतपूर्व सैनिक वाला आपके ऊपर लागू नहीं है तो आपको यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं लागू नहीं, ऐसा इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे और आपको साथ में लगा देना है। कोई भी कॉलम ये जो इस 2 कॉलम में आपका कोई भी कॉलम खाली नहीं रहेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग श्रेणी, आपराधिक प्रकरण वाला जो है घोषणा पत्र वो भी आपको लगाना है। राजकीय सेवा में आप अगर कार्यरत है तो आपके एनओसी का प्रमाण पत्र है वो भी आपका यहाँ पर साथ में लगाना होगा। अगर आपने आवेदन में जो आय है वो 2.5 लाख से कम भरी है तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा, क्योंकि आपने 2.5 लाख से कम भरी तो आपको फीस में भी वहाँ छूट मिली है। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में जो घोषणा पत्र है वो भी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको जो अंतिम जो आपकी जो शिक्षण संस्था है उसका आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी वहाँ पर पेश करना होगा यहाँ पर, क्योंकि मेंशन किया हुआ है। और 29 नंबर वो है निर्धारित आवेदन शुल्क
जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, मतलब वहां पर अगर आपको मान लो जो आपने फीस है 2.5 लाख से कम की, अगर मान लो आपने छूट ली और आप आय प्रमाण पत्र नहीं पेश कर पा रहे हो तो आपकी जो फीस मान लो 60 रुपये कटी है, फिर जो एक्स्ट्रा 40 रुपये वो ले जाना है। जिनकी भी फीस अगर एक्यूरेट कटी है तो उनके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनके भी फीस कम कटी है उनके केवल ये बात रहेगी। आप ये जो 22 पेज वाली पीडीएफ है इसको आप अगर आप पूरा फुल रीड करेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें सारी बातें इन्होंने क्लियर कट लिखी हुई है निदेशालय की तरफ से, क्योंकि जो जिलों को निर्देश जारी हुए वही सारी चीजें इसमें मेंशन है, तो आपको इसमें पता चल जाएगा। आप ये देखिए, अगर मान लो किसी ने पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है और वो आय प्रमाण पत्र नहीं पेश कर पा रहा है तो उसको फिर भारतीय पोस्टल ऑर्डर देना होगा, तो फिर वो वापस उसकी जो फीस है, जो बची हुई फीस है वो उसको पे करनी है। ये सभी के लिए नहीं है, केवल जिनकी फीस में अंतर है उन्हीं के लिए ये पॉइंट लागू है। तो आपको समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें, जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे लागू नहीं अंकित करें। मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देने, उसके बाद आपको यहाँ पर जो डिटेल है नॉर्मली उसको लिखकर फिर आप यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करके इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। और एक सेट तो आपको प्रॉपर तैयार करना है जो वहां पर जमा करेंगे, उसके अलावा 1 या 2 सेट आप और एक्स्ट्रा तैयार कर सकते हैं, हो सकता है वहां 2 सेट भी आपसे लिए जाए। तो जो भी हो आपके मतलब कुल मिलाकर आपको 3 सेट इसी क्रम में आपको अच्छे से तैयार कर देने हैं डॉक्यूमेंट्स के, और इनको आपको साथ में लेकर जाना है। एक सेट आपका प्रॉपर ही जमा हो जाएगा। दस्तावेजों का जो क्रम है आपका इस लिस्ट में जो क्रम लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको दस्तावेज लगाने हैं और वहां पर आपको सबमिट करवाने हैं। बिल्कुल आप मानसिक तनाव से बचे रहेंगे, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। घोषणा पत्र को लेकर अगर मैं बात करूं तो आपको जो स्व घोषणा पत्र के जो प्रारूप दिए हैं, आपको इसी प्रारूप में सारे घोषणा पत्र वो तैयार करने हैं। स्टाम्प पर तैयार करवाने की आवश्यकता नहीं है, A4 साइज पेपर पर प्रिंट करवाइए और उनको सबमिट करवा सकते हैं। मैंने किसी कैंडिडेट्स के स्व घोषणा पत्र देखे थे तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो पूरे कंप्लीट जो फॉर्मेट है उसी अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। आपको मूल निवास के संबंध में ये घोषणा पत्र बन गया, उसके बाद नीचे स्व सत्यापन और इसमें आपके हस्ताक्षर वगैरह हो जाएंगे। घोषणा पत्र के लिए आपको तनाव लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप जिस दिन डीवी में जाएंगे वहां बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, वहां पर आपको सारी एक दूसरे की हेल्प मिल जाएगी। किसी का भी घोषणा पत्र लिया, फोटोकॉपी किया, आपको सिग्नेचर करने हैंड टू हैंड हो जाएंगे। आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र भी देने होंगे और जो दहेज लेने संबंधी जो भी आपके जो लागू होते हैं वो सारे घोषणा पत्र भी आपको साथ में लगाने हैं। तो घोषणा पत्र के लिए आपको तनाव नहीं लेना है। वहां पर जो भी आपके नजदीकी जो कंप्यूटर सेंटर होगा, जो आपका डीवी होंगे, वहां नजदीकी जो भी कंप्यूटर वाला कोई भी शॉप होगी, वो सारे फॉर्मेट उनके पास तैयार रहते हैं। वो केवल सीधा प्रिंट निकालिए और आपको केवल लेना ही रहेगा, या फिर उनके खाली फॉर्मेट भी मिल जाएंगे। आपको केवल नाम फिल करके और आपको सबमिट करवाने हैं। A4 साइज पेपर पे है, नोटरी वगैरह का कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। वही बात पुलिस वेरिफिकेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको ज्वाइनिंग के टाइम जो मतलब बाद वाला जो डॉक्यूमेंट डीवी होगा, जो आपका जिला आवंटन के बाद, तब आपका पुलिस वेरिफिकेशन और आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह वो ज्वाइनिंग के टाइम आपको जरूरत पड़ेगी हेल्थ की, तो और पुलिस वगैरह भी आप बाद में जो आपको फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होता है तो उस समय आप तैयार कीजिएगा। अभी जो इस चेकलिस्ट में जो दिए गए हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करना है, उन्हीं के आपको सेट तैयार करने हैं और उन्हीं को लेकर जाना है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कहीं तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो सारी बातें थी वो मैंने क्लियर कर दी। इसके अलावा और कोई भी जो लेटेस्ट अपडेशन जो भी आती है, मतलब कोई मान लो न्यूज आएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको लगातार अपडेट दे ही देता हूं। आप सभी जो कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं उनको पता ही है, और बाकी आप जुड़ जाइएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पर जो भी न्यू अपडेट होगी मैं तुरंत उपलब्ध करवा देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो मुझे जरूर बताइएगा, और जो भी 2 गुना वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ये 22 पेज वाली पीडीएफ जरूर रीड करनी चाहिए। इसमें आपके जितने भी जो कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप अध्यापक बनने वाले हैं तो आपको निश्चिंत ही इस बात की पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे साथ क्या क्या मतलब डीवी में क्या क्या नियमावली है। तो ये 22 पेज की जो नियमावली है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा रखी है। तो इस पीडीएफ को आप रीड कर सकते हैं, तो आपको इसमें सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल और लेटेस्ट अपडेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।